अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हनीफा के बच्चों के पास तो कागज पेन है, नापा वालों के पास है? सबके पास है? गर्ल्स, टीचर्स? सबसे पहले तो मैं विपुल सर का इस्तकबाल करता हूं हनीफा स्कूल परिवार की ओर से। विपुल सर एक ऐसा जाना माना नाम है। जेके शाह सर की, श्री सर ने कहा खाली गुजरात में जेके शाह सर के 75 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया। और जेके शाह क्लासेस जो है वो सीए प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री कही जाती है। हमारे लिए एक बहुत खुशनसीबी का दिन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज सर हमारे बीच में है। हमारे हॉस्टल के बच्चों ने जब इससे पहले इनका ओरिएंटेशन जो हम लोगों ने बड़ौदा में सीए क्लासेस शुरू किए थे अटेंड किया था, और हमारी कुछ बच्ची यहाँ पीछे बैठी हुई हैं जो ऑलरेडी सीए क्लासेस अटेंड कर रही हैं। मैं सर को बुलाने से पहले मैं इन तीनों में से किसी एक को बुलाना चाहता हूं। कुछ कहना चाहोगी जेके शाह क्लासेस के बारे में? आ जाओ बेटा। A very good afternoon to all of you present here. I am alumni of this school, plus I am student of JKSC. JKSC is one of the best classes you will ever know. It is very best. You should, if you decide that you want CA, then just blindly you should take admission in JKSC classes. The best thing I would say about CA course is that to opt CA you will not require any courage, but the CA course itself, it will teach us that how to be courageous, and it is very best course. If you decide CA, then just stick to it and don't ever think that you should quit CA, and just take admission in JKSC. It will never, you will never regret to take the admission in JKSC classes. Thank you. सर इंटर में डिस्काउंट ऑप्शन है आने? सीए के लिए एक प्रोवर्ब जो है वो कही जाती है, और वो ये है कि कॉर्पोरेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करने के लिए इंटरव्यूज थे। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए। एवरीबडी वॉज आस्क्ड एक ही क्वेश्चन कि 5+5 कितने होते हैं। तो जितने बेचारे सीधे साधे थे ना, सब लोगों ने कहा 5+5 10 होते हैं। लास्ट में अबान बच गया। तो उन्होंने पूछा अबान से कि भाई आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम अबान है। आप ये बताओ 5+5 कितने होते हैं? तो कोई बता सकता है अबान का जवाब क्या होगा? नहीं, आकिब नहीं, मैडम जी नहीं। अबान बता सकता है? हाँ बेटा। आपको कितने चाहिए? दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हर एक की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। आपको साल के एंड में जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना होता है, आपको हिसाब पेश करने होते हैं ना, तो हर एक के उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा समंदर होता है, दरिया होता है, और उसमें कहीं ना कहीं मरी हुई मछलियां होती हैं। तो उन मरी हुई मछलियों को जिंदा करना या तो उन मरी हुई मछलियों को बाहर फेंक देना, उसका नाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। कबीर को बड़ा मजा आ रहा है, नहीं? हाँ, कबीर को बड़ा मजा आ रहा है। कबीर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा? हाँ देखो, है ना, इसको भी मालूम है 5+5 कितने होते हैं। मेरे को तो तुम चाहिए। ठीक है।
मैडम दो थिंग्स है ना। मैं सबसे पहले प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि विपुल सर को हम एक हमारा प्यार भरा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एक मोमेंटो दें और विपुल सर का स्वागत करें। थैंक यू। सिद्धार्थ सर। अभी भी हमारे सीए के क्लासेस बड़ौदा में चलते हैं, सयाजीगंज में, जहां पर तकरीबन 45 बच्चे हैं जो सुबह 1 घंटा इंग्लिश और उसके बाद जो है 6 घंटा, बीच में एक ब्रेक होता है नमाज का और खाने का, और 6 घंटा वो लोग सीए के क्लासेस में अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं। सिद्धार्थ सर पढ़ाते हैं, विपुल सर पढ़ाते हैं, निकित सर पढ़ाते हैं। उन लोगों को बड़ा मजा आता है। पहली बार मैंने देखा कि मुसलमानों के बच्चे बड़े खामोशी से और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, जो यहाँ थोड़े कम हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, ऑलरेडी हम 35 मिनट लेट हैं, मैं विपुल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। आपके पास फोटोज भी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जुबेर सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने एक बहुत फेमस स्टोरी अगर सुनी हो तो नंबर्स पता है पहले कितने थे? मैं मैथ्स का टीचर हूँ, नंबर से शुरुआत करता हूँ। आर्यभट्ट ने किसका इन्वेंशन किया था? तो 0 से पहले क्या था? 1 to 9, बराबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन था? 9। तो जो सबसे बड़ा 9 था उसके पीछे कौन होता है? तो एक दिन 9 को गुस्सा है, उसने 8 को थप्पड़ मारा, बोला मैं बड़ा, पता है ना। तो 8 ने किसको मारा? 7 ने किसको मारा? कहाँ तक चले गए वो? 1। अब 0 तो बेचारा डर के बैठा था, अब मेरी बारी है। तो 1 ने 0 को मारा नहीं, उसने अपने पास बिठा लिया। तो 1 के बाजू में 0 क्या हुआ? तो बड़ा वो नहीं होता जो छोटे को मारता है, बड़ा वो होता है जो छोटे को साथ में लेके बड़ा बनाता है। तो ऐसे आपके जुबेर सर हैं, खुद इतने बड़े इंसान हैं, पर सबको इतनी रिस्पेक्ट देना, बच्चों के लिए कुछ करना, सुबह से शाम आपके बारे में सोचना, और नसीब वाले हो आप लोग कि ऐसे आपको टीचर्स मिले। सीए की बात बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़ा 12th के बारे में पूछ लूँ पहले, क्योंकि सीए में पहुंचने के लिए 12th पास भी करना पड़ेगा, बराबर। तो कितने लोग 12th में? 12th स्टैंडर्ड, ओके। कितनों को लगता है पास हो जाएंगे? अच्छा, 12th में थे उससे ज्यादा पास होंगे। अभी 12th में और पास हो जाएंगे, ऐसे कितना को लगता है? अभी मैं पूछूं उसका सच जवाब। कितनों को डर लगता है बोर्ड की एग्जाम से? बाकी को डर नहीं लगता? मतलब जब आएगा जब देखा जाएगा सब। ऐसा किसी को होता है कि एग्जाम में पढ़ने बैठे और भूल जाते हैं? कितना? हाँ, ऐसे ईमानदारी साथ पर। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि एग्जाम हॉल के बाहर हमने आता है, एग्जाम हॉल के अंदर जाते तो भूल जाते? या तो फिर या तो उल्टा, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते जो हमारा दोस्त हमें सॉल्यूशन बोलता है, अब हमें लगता है अरे यार ये तो आता था। ऐसा कितनों के साथ होता है? हाँ, तो फर्क को मुझे पता चला, आप नए नहीं हो, सबके साथ होता है। एक एग्जाम, एंजॉय एग्जाम एक कार्यक्रम है, मैं 22 साल से ले रहा हूं, उसमें से 5 क्वेश्चन है जो 90% स्टूडेंट को होते हैं। आपको अच्छा सच बोलना है लास्ट तक। नर्सरी पढ़े हो? कितने लोग पास हैं? मैंने बोला सच, हाथ ऊपर करना है। नर्सरी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड कितने पास है? उठा भाई, याद है तुझे कुछ? नर्सरी पढ़ा, डायरेक्ट 12th। नर्सरी पढ़ा है ना, ऐसे ही पढ़ो, सब ऐसे ही होते हैं,
तब नर्सरी में पास हो, पक्का याद करो। नर्सरी के परसेंटेज कितनों को याद है? फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट के कितनों को याद है? हाथ ऊपर, कितने? 94, तेरे 93। अच्छा, फर्स्ट में 60 से नीचे कोई था? आपको पता है रियल पढ़ाई तभी होती है क्योंकि हमारी स्लेट ब्लैंक होती है और हमें ए भी नहीं आता है। अब तो हर साल थोड़ा सा नया ऐड कर रहे हैं। 80% पिछले साल का होता है, 20% नया ऐड है, फिर भी डर लगता है। बराबर, 2-3 रीजन है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइकोलॉजी बोल रही है। जब हम छोटे थे ना तो मार्क आने के रीजन क्या थे? अच्छा, जब आप छोटे थे नर्सरी फर्स्ट सेकंड तो आप पढ़ते थे APPLE, एप्पल मतलब सफरजन। फिर टीचर से बोलते थे मोस्ट एमपी करो इसको, APPLE एप्पल सफरजन मोस्ट एमपी करो, ऐसा बोलते थे? नहीं। अच्छा, नर्सरी में ऐसा होता था पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व कराते, चलो कभी नहीं। हाँ समझ में, कई को लाइक हो रही है, होता था कभी नहीं। नर्सरी में ऐसा होता था प्रिलिम्स नहीं दी तो बाहर निकाल दूंगा, नहीं, फिर भी मजा आता था। आगे ना मार्क आते थे। 2 रीजन। नंबर 1, उस टाइम आप अपने टीचर के ऊपर पूरा ट्रस्ट करते थे। समझ रहे हो? ये बहुत इफेक्ट करता है। अभी क्या हो रहा है, अब हम बड़े हुए, हमारा ईगो आ गया, हम एक्सेप्ट करें कि ना कर, सच है ये। और अब हम क्या करते हैं, टीचर पे डाउट करते हैं, टीचर की मस्ती करते हैं। ये सब इफेक्ट करता है आपके मार्क के ऊपर, क्योंकि हमें पता है जब किसी के ऊपर पूरा ट्रस्ट करो ना तभी रिजल्ट आता है। एंड सेकंड थिंग, हम छोटे थे तब पढ़ते थे APPLE, एप्पल मतलब, तो वो राइट ब्रेन में हमारे पास अगर हो तो, मेरी लाइन को पकड़ना थोड़ा, अगर हो तो 2 दिमाग होते हैं, अगर हो तो, हाँ, ना हो तो जरूरत है नहीं। कितनों के पास दिमाग ऐसा लग रहा है उनको? तो आधा हाथ ऊपर कर रहा है, आधा दिमाग। दिमाग बेटा है आपके पास, बाजू में देख के थोड़ी पता चलता दिमाग है कि नहीं। आपका खुद का पर्सनल दिमाग ये ना। तो पता है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन ऐसा आता है कुछ, गुजराती में डाबू मगज जमू मगज। यस, न्यूरोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन एंड राइट। तो जब आप छोटे थे और पढ़ते थे APPLE एप्पल मतलब सफरजन, तो राइट ब्रेन में उसका पिक्चर आता है और इसलिए हमें वो याद रहता है। अब हम पढ़ते हैं कोरिलेशन, है ना, R is equal to n sigma x square minus sigma x into sigma y upon under root n sigma x square minus sigma x whole square under root n sigma y square minus sigma y whole square। कुछ याद ही नहीं रहता। और डेबिट क्रेडिट क्या, बैलेंस शीट टैली नहीं होती, टैली होती है तो प्रॉफिट नहीं मिलता। मेरी ऑलवेज बैलेंस शीट टैली हो जाती क्योंकि मैं पहले टोटल मार्क देता, बाद में देखता था कितना कितना एडजस्ट करना है। समझे नहीं समझे? पेपर अटेंड करने के 2 तरीके होते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले इन CA वालों को सिखाया। दुनिया में कॉन्फिडेंस के मार्क है, जैसे जुबेर सर ने बोला 5+5 कितने होते हैं, तो आपको कितने चाहिए, वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ता था, बहुत ज्यादा, उसके मार्क ऑलवेज कम आते। रीजन सुन लेना। आप क्या करते हो जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ है तो स्ट्रेस में आ जाते हो, बराबर, और पीछे वाला भूलने लगते हो। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ता हूँ, ढूंढता हूँ मुझे क्या आता है पहले वो देख, बराबर, अपनी औकात वाला ढूंढ लो, फिर उसको आराम से लिख लो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जो आता था उसको पहले लिखते थे। समझ में आया? तो जब हम छोटे थे तब पढ़ते थे तो ये कॉन्फिडेंस, ये ट्रस्ट, ये राइट ब्रेन एक्टिविटी धीरे 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 बड़े होते होते खत्म हो। अभी जब आपका कोई प्रॉब्लम है कि जैसे हमें सर याद नहीं रहता, हम क्लास में भूल जाते हैं, तो याद रखना हम भूलते कभी नहीं। भूलने को न्यूरोलॉजिस्ट मतलब दिमाग के डॉक्टर, और भूलने को बोलते हैं मेमोरी लॉस, गजनी।
तो आप गजनी हो नहीं। तो हमें टाइम पर याद नहीं आ रहा है, घर पे जाके वापस याद आ जाता है। इसको बोलते हैं रिकॉल मेमोरी। क्या बोलते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको घर से बाहर निकालते हैं मम्मी पापा, मतलब निकालने लायक हो आप नहीं, है ना? किसी की शादी में ले जाते हैं, ले जाते हैं। तो शादी में ऐसा होता है, कभी होता हो तो आप बोलना, अचानक आप कुछ ढूंढ रहे हो और अचानक इंसान सामने आ जाता है, बेटा पहचाना मैं कौन? आता होता है ऐसा? कितनों के साथ होता है? मेरे साथ भी होता है। फिर आपको पहचान मुझे कौन, और हम भी आंसर ऐसा ही देते हैं, स्मार्ट। हाँ अंकल पहचान तो लिया, याद नहीं आ रहा है ना? मतलब ऐसा पहचाना कि याद नहीं आ रहा है। फिर वो हमें पहचान देते, बेटा और तेरी मौसी नहीं है, उसके बाजू में जो आ रहे हैं उसकी काम वाली, उसका हस्बैंड में, ऐसा गोल गोल घुमा के हमें लगा। हम बोलते हाँ, फिर हमारा खाने पर ध्यान होता है। अच्छा, घर में कभी पापा को ऐसा बोला है कि जेंटलमैन आपको कहीं देखा है? एक दिन उठो, ट्राई करो, घर में पापा है और सामने है तो बोला एक्सक्यूज मी जेंटलमैन आपको कहीं देखा हुआ लगता है। उस दिन आपको पता चलेगा आपके पापा के पाँव में कितनी ताकत है, तो वो मारेंगे नहीं, बेटा तेरा बाप हूं ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? पापा को क्यों नहीं बोलते? रोज दिखते हैं, उसको बोलते रिवीजन। समझ में आया? रिकॉल मेमोरी। रोज सामने आता है बेटा बाप, वो वाला अंकल रोज आते हैं नहीं। तो जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो आप क्या करते हो, ध्यान से सुनो। ये छोटी छोटी टेक्निक आपके मार्क्स बढ़ा देगी। फॉर एग्जाम्पल, हम पहला यूनिट पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा पढ़ रहे हैं, तो पहले को छोड़ दिया। ऐसा मत करो। आप समरी बुक बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स, बराबर, OCM बिजनेस स्टडी आता है ना ये सब्जेक्ट। अब उसमें क्या करो, पहले चैप्टर को जब आप रिवाइज करो तो पहले चैप्टर के जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को आप लिख लो, बराबर। फिर जब दूसरा चैप्टर करने बैठो तो पहले चैप्टर को रिवाइज। आपको लगेगा सर बहुत देर होती है, हम लोगों ने ये किया। हमारा में एक टफ सब्जेक्ट आता है लो, तो हम क्या करते हैं, डेली 2 क्वेश्चन करते हैं। फिर थर्ड एंड फोर्थ करने से पहले फर्स्ट एंड सेकंड करोगे, समझ रहे हो? तो सोचो 10वें दिन पे जब आप जाओगे तो टोटल आपका क्वेश्चन नंबर होगा 90 एंड 20, और फर्स्ट और सेकंड 10 बार रिवाइज होता है। तो धीरे धीरे आपकी जो राइट ब्रेन है, रिकॉल मेमोरी, उसमें क्या होगा पता है आपको, एक पिक्चर छप जाएगी। ये हमारी हैबिट होती है। मैं आपको दिखाता हूं, एक बार स्ट्रेट बैठ जाओ, एकदम स्ट्रेट, बराबर। अभी ईमानदारी से जो बोलो वो करोगे, एकदम स्ट्रेट है, नो चीटिंग। आंखें बंद करो, एकदम आंखें बंद, एकदम शांत, बराबर। अब अपनी मम्मी की फोटो सामने लाओ, अपने घर की फोटो सामने लाओ, पापा की फोटो सामने मत लाओ, बस आंखें खोल दो। सच बोलो क्या हुआ? मैंने जब बोला पापा की फोटो सामने मत लाओ, क्विकली आ गई। मम्मी की लाओ तो मम्मी बेचारी धीरे धीरे आ गई, पर बोला पापा की मत लाओ तो सामने आ गया, है ना? कहीं क्या नहीं कुछ कांड किए होते ना। तो हमारा दिमाग का ये प्रॉब्लम है। हम अगर कुछ नेगेटिव बोलते हैं ना तो वो मतलब पॉजिटिव तो करता ही है। अगर आप बोल रहे हो तो मैं भूल जाऊंगा, मैं याद रहता है, मैं पढ़ने बैठूं तो याद नहीं रहता, वो जल्दी एक्सेप्ट करता। तो दिमाग में आप लोग एक सिस्टम सेट कर लो। देखो भगवान ऊपर वाला जो है ना, उन्होंने सबको सेम दिमाग दिया है, कोई पार्शियलिटी नहीं की है। आप समझो आपको पढ़ाना है तो टीचर सेम है कि अलग अलग? सेम। मटेरियल सेम के अलग अलग? टेक्स्ट बुक सेम के अलग अलग? एग्जाम मार्क, कोई बोलता है सर उसको याद होता है, ऐसा नहीं होता। आप किस चीज पे कितना कॉन्सेंट्रेट करते हो, और कॉन्सेंट्रेशन मीन्स नथिंग, आप लिखो खाली। क्योंकि इंसान बिना सोचे बोल सकता है और बिना सोचे लिख नहीं सकता। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो नंबर 1 आपको क्यूमुलेटिव पढ़ाई करनी है। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अब मान लो आपको अकाउंट टफ लग रहा है, तो आप अकाउंट के हर एक चैप्टर में से 3-4 सम ले लो। फिर नया चैप्टर शुरू करने से पहले क्या करना है, वो 3-4 रिवाइज करना है।
आप बोलोगे सर इतना टाइम होता है? आपको पता है कि जब पहले 2 क्वेश्चन आप लास्ट दिन पे रिवाइज करते हो तो वो क्वेश्चन 2 मिनट में रिवाइज होते हैं। अभी मैंने आंख बंद करके आपको विजुअलाइजेशन किया ना, तो जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, ये मेरे साथ हुआ। और अगर आपने पहले 2 क्वेश्चन रोज रिवाइज किया ना, तो जब आप आंख बंद करोगे ना, आपकी नोटबुक सामने आ जाएगी पूरी। खाली 7 दिन करके देखो, मतलब आपने जो पहला और सेकंड क्वेश्चन लिखा है ना, वो सामने आ जाएगा, आप ऐसे ही लिख सकते हो। ये हमारे दिमाग की ताकत है। इज इट क्लियर? अब पढ़ाई करते करते क्या ध्यान रखना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो भैया वो अपने अच्छा 10th में मास प्रमोशन वाले हो सब 90 ऊपर परसेंटेज है किसी के? 90 के ऊपर परसेंटेज? ऐसा जरूरी नहीं कि साइंस ले लिया हो। अच्छा 80 ऊपर, 80 to 90 के बीच कितने जरा? 81 तेरे, 84 गए, 82, 88, 89, तो तू हाईएस्ट 89। इधर आ जा, एक गेम खेलता, तुझे मैं ऊपर से फेंकूंगा नीचे, तुझे कुछ होगा ही नहीं। रियल में मजाक नहीं कर रहा हूं, चिंता मत करना। कितने फर्स्ट फ्लोर पे कि सेकंड फ्लोर पे? हम अभी फर्स्ट पे है कि सेकंड पे है? हाँ तो 4th पे जाके फेंकूंगा, बराबर। 89% आया ना। किसी गरीब को 10-12 दे दिए होते, कोई पास हो जाता, इतने रख के क्या करो। चलो गर्ल्स में 60 से नीचे है कोई? 60 से नीचे, 60 to 70 कितने दे रहे? तू आ जा। देखो अब मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं। ये 89, 68, ऊपर वाला दिमाग सबको सेम दिया है। आ जाओ, इधर आ जाओ। आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। और आपका? तानवी। दोनों के लिए पहले जोरदार तालियां हो जाए। लाइफ में आगे बढ़ना हो ना, तो किसी की लाइन कम मत करो, अपनी लाइन करो। मतलब कोई अगर आगे आया तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ताली नहीं बजाएंगे। जोरदार हो। समझ गया मैं, समझ गया। अभी देखो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, और फिर वो आपको स्टडी में कैसे राइट ब्रेन को यूज। ये छोटी छोटी चीज जो हम भूल गए, छोटे थे ना, वो आपके मिनिमम 8 to 10 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी 10% आपके टोटल बढ़ा सकते हैं, बराबर। अभी आपके कम परसेंटेज है क्या? आ जाओ इधर, इधर। आपको क्या करना है पता है? ये क्या लिखा है? वो नहीं, नीचे ब्लैक, फिर बस वो खाली पढ़ना है, सारे कलर, लास्ट ग्रीन कलर। ध्यान से सुनो। ब्लैक, हाँ बोल, बराबर। ब्लैक, व्हाइट, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, रेड, व्हाइट, ग्रीन, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, रेड, व्हाइट, ग्रीन, रेड, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन। विदाउट एनी मिस्टेक। अब आपकी बारी बेटा। आपको क्या करना है? सुनो, थोड़ा अलग करते। आपके परसेंटेज ज्यादा है तो यू आर मोर स्मार्ट देन मी। आपको वो कलर पढ़ना नहीं है। जैसे पहले भले लिखा ब्लैक है, पर वो कलर कौन सा है? रेड। आपको कलर बोलना है, रेड, बाजू में ब्लैक, ऐसा, बराबर। पूरी लाइन बीच में। चलो स्टार्ट। रेड, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, रेड, सॉरी, ब्लैक, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक, येलो, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, ब्लैक, सॉरी, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्लैक, ब्लू, येलो, रेड,
black, green, red, black, blue, green, blue, red, black. टोटल 10 मिस्टेक हुई, बराबर। ऑन एन एवरेज इसमें 7 से लेकर 15 तक मिस्टेक होती है, आपकी बहुत कम हुई। अब आपको ये काम करना है, समझना है, कलर को पहचानना है। पढ़ो। Red, black, green, blue, yellow, red, blue, yellow, black, red, green, blue, black, blue, green, blue, red, black, yellow, black, green, black, yellow, green, red, blue, yellow, black, blue, yellow, red, black, green, red, red, black, blue, green, blue, yellow and black. वाह, जबरदस्त। पता है कितनी मिस्टेक हुई? खाली 2 मिस्टेक ओनली। समझ में आ रहा है बेटा? आपका राइट ब्रेन बहुत काम कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके भी मेरी काम कर रहा है, चिंता मत करना। तो पहले इसमें क्या हुआ, पहले इनको दिया फिर इनको दिया। मैं पूरी साइकोलॉजी समझाता हूँ, बैठ जाओ। जोरदार तालियां हो जाए दोनों बच्चों के लिए। ये गेम में किसी को भी आप सेकंड रखोगे ना, वो जीत ही जाएगा, ये रूल है। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे बेटा, हेलो रॉन्ग नंबर इधर, चिंता मत करना, मन पर मत लेना। अगर आपको सेकंड रखा हो तो आपकी 2 मिस्टेक होती, इनकी 5 होती। पर समझे ना, सेकंड वाला क्यों जीत जाता है? क्योंकि फर्स्ट वाले ने जो मिस्टेक की आती है ना, तो इससे हमें क्या सीखना है? मैंने कलर कॉम्बिनेशन क्यों दिया, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप जब व्हीकल निकलते हो तो सिग्नल, रेड सिग्नल आता है, तो हमारे दिमाग को ऑर्डर मिलता है कि व्हीकल को स्टॉप कर दो। तो जब आप पढ़ाई करने बैठो, खास करके थियरी सब्जेक्ट, तब आपको क्या करना है? जो चीज आपको ऐसी लग रही है कि बहुत टफ है, उसके ऊपर रेड अंडरलाइन करना है, विच इज वेरी टफ, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में ए कैटेगरी। ए कैटेगरी फॉर एग्जांपल अकाउंट में हिडन एडजस्टमेंट, वो टफ होते हैं, खास करके लीज वाले, तो उसको रेड अंडरलाइन करो, बराबर। ओसी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो जो लाइन, जो पॉइंट समझ में नहीं आया उसको रेड अंडरलाइन करो। जो ऐसी चीज है कि टफ है पर एक बार पढ़ने से वो याद रह जाएगी, जैसे क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट, रैंक कोरिलेशन में एंड ढूंढना, प्रोबेबिलिटी, तो उसके ऊपर ग्रीन अंडरलाइन करो। ये मैंने ये न्यूरोलॉजिस्ट का लॉजिक। अब क्या होगा, जब आप एनुअल एग्जाम में पढ़ने बैठोगे तो आपकी बुक में 3 कलर मिलेंगे। कौन कौन से 3? रेड, ग्रीन एंड नो कलर, मतलब टेक्स्ट बुक का ओरिजिनल कलर। तो जैसे ही आप पढ़ते पढ़ते, ये जैसे गेम खेलते खेलते वो रेड कलर आया तो स्टॉप हो जाता है, वैसे ही पढ़ते पढ़ते जब आप रेड कलर आए ना, तो आपके दिमाग को एक ऑर्डर मिलता है कि भाई ये रेड कलर है, मतलब ये टफ है, आपका दिमाग ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है और उस चीज को पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ता है। अभी हम क्या कर रहे थे, अब तक ए बी सी तीनों कैटेगरी को इक्वली पढ़ते हैं, समझे कि नहीं समझे? यस और नो? तो 2-3 बातें बताइए, समझ में आया? ये 12th के लिए है, वापिस जब मिलेंगे तो और बताऊंगा, पर ये आज से अप्लाई करवाना। नंबर 1 क्यूम्युलेटिव पढ़ना है, नंबर 2 अंडरलाइन करनी है, और हो सके वहां तक राइट ब्रेन, जैसे कोरिलेशन है तो ड्रॉ करके पढ़ो, अकाउंट के एडजस्टमेंट तो एडजस्टमेंट की अलग बुक बनाओ, बराबर, फॉर्मूला की अलग बुक बनाओ, इससे आपका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा। तो राइट ब्रेन एक्टिव हुए तो परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा। देन तो अभी हम जिसके लिए आए हैं कि 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं हम, तो एक तो होता है
मैं अभी जो अप्रूव्ड कोर्स है गवर्नमेंट में उसी की बातें कर रहा हूं। ये 3 सबसे ज्यादा होते हैं दिमाग में, बराबर। बीसीए, बीबीए एंड बीकॉम ये हमारे काम का है ही नहीं। बीसीए क्यों, मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूं। फुल फॉर्म पता है बीसीए का? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नाउअडेज two very dangerous words are coming in our world, AI and ChatGPT। और मेटा ने टोटल अपने 5348 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अपनी कंपनी से निकाल दिया। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे तैसे नहीं थे, आईआईटी वाले थे। आईआईटी पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां पहुंचने में आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोटा, खाली कोटा ऐसा है जहां पे 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं और उसमें से सिलेक्शन का क्राइटेरिया है 50,000 ओनली। तो मतलब 0.01% भी रिजल्ट नहीं हुआ। वो क्लियर करके आप आईआईटी में जाते हो। तो जब आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हो तो आपकी कंपटीशन डायरेक्टली किसके साथ है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बट ऑब्वियस है 12th कॉमर्स एंड बीसीए वाले को सिलेक्ट करेंगे कि कंप्यूटर इंजीनियर। तो यहां से आपको खाली डेटा एंट्री की जॉब मिलेगी या तो कोई सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम असिस्टेंट। ये अपने अपने ड्रीम की बात है। जिनको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, यानी मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, उसकी बात हो रही, बराबर। बीबीए बेस्ट है, पर आप पहले सोचो बीबीए के बाद क्या करोगे? एमबीए। फुल फॉर्म क्या है? तो ये जो एमबीए होता है ना, उसको डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई एम ऑल्सो एमबीए फ्रॉम इग्नू। अगर पता, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें से मैंने एमबीए किया है। अब जैसे मैं कभी भी किसी को बोलूंगा ना मैंने एमबीए किया, तो मुझे जॉब देने वाला सबसे पहले पूछेगा कहां से किया है। समझो मेरी बात को। अगर आपने बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी से किया है तो वैल्यू नहीं है। मैं वैल्यू मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिलेगी 20-25 हजार, बराबर। और अगर वही एमबीए आपने आईआईएम से किया तो आपको पर लाख इनकम मिलेगी। तो डिग्री जितनी भी होती है, जितनी भी डिग्री होती है, वो नाम के पीछे लगती है। डिग्री नाम के पीछे लगती है और क्वालिफिकेशन नाम के आगे लगती है। तो याद रखना, जो चीज नाम के आगे लगती है ना, उसमें जिंदगी में कोई कभी नहीं पूछेगा। जैसे कोई बोले मैं डॉक्टर हूं तो कोई पूछेगा ही नहीं कहां से किया। कोई बोले मैं सीए हूं, नहीं पूछेगा, बराबर। कोई बोले मैं सीएस हूं, नहीं पूछेगा। और अगर आप बोलोगे मैं एमबीए हूं तो आपको पूछा जाए। तो जिनका टारगेट एमबीए है वो अभी से डिसाइड करो कि आपको टॉप 10 बिजनेस स्कूल है, नरसिंह मोंजी, आईआईएम, उसमें से करना। और उसकी एग्जाम आती है बीकॉम के बाद। लास्ट ईयर आईआईएम की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम है कैट, बराबर। लास्ट यानी जनवरी 2023 में लास्ट रिजल्ट आया। बड़ौदा से 800 स्टूडेंट बैठे थे। कितने? उसमें से 5 पास हुए कैट की एंट्रेंस एग्जाम में। गुजरात समाचार में पूरा आर्टिकल है, सबका नाम भी दिया। 5 में से 4 ऐसे थे जो साइंस वाले, और एक ऐसा था जो बीकॉम करके आया था, कोई बीबीए वाला नहीं था। What I want to say कि ये 3 साल अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट, वाइवा, इन सब में आप चले जाओगे एंड यू वेस्ट योर मनी एंड टाइम। हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है? वाई बीकॉम? बिकॉज बीकॉम ऐसा कोर्स है, आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? कौन? उसका एक फेमस स्टेटमेंट है, डोंट परचेज अ शर्ट ऑफ ₹10,000, परचेज अ शर्ट ऑफ ₹2,000 एंड कीप 8,000 इन योर पॉकेट। तो बीकॉम वो काम करता है। आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम के साथ आपको ऐसे चांस मिलते हैं, जैसे जिसका ड्रीम एमबीए है तो बीकॉम के साथ एमबीए के एंट्रेंस का क्लास कर सकते हैं 3 साल। अगर आपका ड्रीम प्रोफेशनल कोर्स है तो आप बीकॉम के साथ साथ सीए कर सकते हो, बराबर। तो बीकॉम में मनी कम लगता है, टाइम कम लगता है, पर वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, इन तीनों की वैल्यू सेम है, 0। किसी को जॉब नहीं मिलती इससे,
बराबर। तो बीकॉम आपको चांस देता है कि आप साथ में कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। आप मेरी बात को समझ सकते हो? अच्छा, बीबीए बीसीए में आप घुस गए, साथ में कुछ कर सकते हैं नहीं। तो प्रोफेशनल कोर्स नाउअडेज क्यों जरूरी है? तो जैसे आप लोगों को बताया गया एआई, चैट जीपीटी, बराबर। तो लास्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सर्वे हुआ है कि एआई और चैट जीपीटी आने से सारे सेक्टर में तहलका मच गया। अगर किसी को मूवी का इंटरेस्ट हो तो पता होगा बॉलीवुड फिर हॉलीवुड होता है। तो हॉलीवुड के जितने भी डायरेक्टर राइटर वो आज भी स्ट्राइक पे, टुडे लास्ट 3 मंथ से स्ट्राइक पे बैठे हैं। जो स्टोरी राइटर, जैसे अपने कहते हैं जावेद अख्तर है, वैसे वहां पे जो स्टोरी, क्यों? क्योंकि वो चैट जीपीटी और एआई से परेशान है। कोई स्टोरी उनके पास नहीं लिखवाता, सब चैट जीपीटी में लिखवा लेते। तो अब तो मॉडलिंग हर जगह पे आ गए हैं वो। तो कौन से ऐसा सेक्टर है जहां पे चैट जीपीटी नहीं पहुंच सकता? नंबर 1 मेडिकल। आप बीमार हो गए तो गूगल को दवाई पूछोगे कि डॉक्टर को? एक बार ट्राई करो गूगल को पूछ के लेने की, फिर जिंदा हो तो ना, समझे? सेकंड फाइनेंस, आप अपनी सेविंग गूगल को पूछ के करोगे कि किसी एक्सपर्ट को? एंड थर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये 3 पे 0% इफेक्ट हुई है इनकी। तो क्यों प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है? प्रोफेशनल कोर्सेज क्यों जरूरी है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सिद्धार्थ सर को, जो खुद प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, बराबर, और जो सीए फाइनल में है, उनको कि प्लीज सर आप इनके पर Very good afternoon to all of you. Okay. A very good afternoon to all of you. And I want you all to clap for yourself first. अब ऐसा पूछो क्यों बोला? पता है क्यों? Because this is the first step to professionalism. आप यहाँ पे एक सेमिनार अटेंड करने आए और आप खाली हाथ नहीं आए, आप एक डायरी और एक पेन लेके आए। प्रोफेशनल बनने से पहले प्रोफेशनल अप्रोच डेवलप करना पड़ता है। बोलो यस और नो? एंड यू हैव स्टार्टेड दैट स्टेप। आपने ऑलरेडी स्टेप 1 कर दिया। प्रोफेशनल अप्रोच जब तक नहीं होगा तब तक आप रियलिटी में प्रोफेशनल नहीं बन सकते। एक सिंपल सा क्वेश्चन, कितने लोग कॉमर्स से? पहले एवरीबडी इज फ्रॉम कॉमर्स। वाह, तो आप लोगों ने प्रोफेशनल वर्ड सुना है? हु इज अ प्रोफेशनल? Provides services to the businesses. That is called a professional. For I'm looking for a specific word. Who charges fees for his or her work? He charges fees. Correct. Very nice. Anything else? Anybody? Who is a professional? एक second. Who is a professional? Yes, please. A person who is expert in a particular field. A person who is expert in a particular field. एक्सपर्ट कोई भी इंसान कोई भी फील्ड में कब बन सकता है? जब उसके पास 3 चीज हो। नॉलेज, वेरी राइट, एक्सपीरियंस एंड स्किल। आउटस्टैंडिंग, आपने जवाब दे दिया। यू नीड 3 थिंग्स टू बिकम प्रोफेशनल। 1 नॉलेज, सेकेंड एक्सपीरियंस एंड थर्ड स्किल। स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यही आपको प्रोफेशनल बनाएगा। इंडिया में एज ऑफ नाउ बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं, बट जो 3 बेसिक प्रोफेशनल कोर्स चलते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, यू ऑल नो, इज कॉल्ड CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, राइट? सेकेंड, CS, कंपनी सेक्रेटरी, एंड थर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? You know what is the work of CMA? CMA का काम क्या होता है? कॉस्ट मैनेज करना। इन शॉर्ट, to reduce the cost,
इंक्रीज द प्रॉफिट, राइट? आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा. आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बना गुजरात में बाय द नेम ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राइट? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने बनाया? एनीबडी नोज हु मेड, हु इज द कंपनी बिहाइंड दैट? विच कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन? L&T, वेरी नाइस. लार्सन एंड टूब्रो. पता है कितना खर्चा हुआ ऑन एन एवरेज? अप्रोक्स कितना? 3000 करोड़ रुपीज. 3000 करोड़ इज बीन इन्वेस्टेड. अब एक बात समझो, अगर आपको 3000 करोड़ एक प्रोजेक्ट में लगाना है, क्या आप डायरेक्टली 3000 करोड़ इनपुट कर देंगे? और यू विल टेक द हेल्प ऑफ सीएम. पता चला क्या काम होता है? ओके. अब सपोज आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ कंपनी. बहुत लोगों को पता है इंडिया में कंपनी दो टाइप की होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक. और जब हम प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बनाते हैं तो उसमें एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है. बहुत सारे बनाना पड़ते हैं. क्या बनाना पड़ता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन बनाता है? कंपनी सेक्रेटरी, सीएस. यानी जो फॉर्मेशन प्रोसेस है ना, वो कौन कर रहा है? कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी रेडी, कंपनी ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, फाइनेंस आया. अब एट द एंड द मेन रोल कम्स विच इज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? ऑडिटिंग. पीपल थिंक दैट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम क्या होता है? कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है ऑडिट करना. ऑडिट सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है, बट ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन. ठीक है, और डेप्थ में जाएंगे उससे पहले आई वॉन्ट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. आप ऐसा सोच रहे कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कि हमको ऑडिट करना है. आप ऐसा सोच रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है. इतना ही नहीं है. आपको मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से. आपने मिस्टर पोपटलाल का नाम सुना है? श्याम पाठक. ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपने कुमार मंगलम बिरला का नाम सुना है? द फाउंडर प्रमोटर ऑफ बिरला ग्रुप. नाम सुना होगा आपने. ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपने मिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर, हिज नेम इज पीयूष गोयल. नाम सुना है? ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपने बहुत फेमस एक इंसान है, यू मे नॉट दैट इज रिकलेक्ट वेरी इजीली, बट स्टिल एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं. आपने इनका नाम सुना है, मैं उनका एब्रीविएशन बोल रहा हूं. SRT. SRT. एनीबॉडी नोज द नेम? अरे आप लोग पहचानते हैं? आपने देखा है उनको टीवी पे? बहुत बार देखा है. बहुत बार मतलब बहुत बार देखा है. और इंडिया में वो चीज को इट इज, हाँ कोई बोल रहा है, सही बोल रहा है. सचिन रमेश तेंदुलकर. आप बोलोगे सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है? ना, ही इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. व्हाट आई वांट टू से, सचिन रमेश तेंदुलकर जब व्हेन ही वाज एट द पीक ऑफ हिज परफॉर्मेंस, तब जब वर्ल्ड कप हुआ था ना, तब बेसिकली उनको ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिला, और वो भी फॉरेन कंपनीज के साथ. आपको मैं कुछ नाम बताता हूं, आपने सुना होगा. ESPN नाम सुना है? स्काई स्पोर्ट्स नाम सुना है? ये सब जितने भी बड़े बड़े फॉरेन चैनल्स थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला. व्हाट हैपेंस इज, उनके साथ एडवर्टाइजमेंट किया, और सीधी सी बात है, काम किया है तो पैसा मिलेगा. ही अर्नड 10 करोड़ रुपीस. अब इंडिया का रूल क्या है कि अगर आप एक प्रोफेशनल है ना, तो 10 करोड़ रुपए यानी वॉट एवर इनकम यू अर्न, उस पर डायरेक्ट एक टैक्स लगता है. क्या बोलते हैं उसको? इनकम टैक्स. और आपको पता है कितना टैक्स है प्रोफेशनल के ऊपर? हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्स? 30% टैक्स. सचिन तेंदुलकर के सामने एक बहुत बड़ा सवाल कि सर 10 करोड़ रुपए कमाया मैंने खुद के मेहनत से, और मेरे को टैक्स कितना भरना है? 3 करोड़. अब सीधी सी बात है, देख सीधी बात है, अगर टैक्स खुद के इनकम में से भरना पड़े ना तो थोड़ा खूंचता है. तो सचिन तेंदुलकर वेंट टू हिज चार्टर्ड अकाउंटेंट.
और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको जाके ऐसा बोला कि सर मेरा है ना इनकम 10 करोड़ रुपए हुआ या एडवर्टाइजमेंट करके मैंने 10 करोड़ रुपए कमाया, मेरे को इस पे 30% टैक्स भरना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं मेरे को एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, एग्रीमेंट जो बना है ना आपके और ये सब एडवर्टाइजिंग कंपनीज के साथ, वो मेरे को दे दो, आई विल रीड इट एंड देन आई विल टेल यू क्या हुआ। बोले ठीक है, दे दिया डॉक्यूमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने पूरा रीड किया, सचिन सर को फोन किया कि सर कल सुबह 11 बजे मेरी ऑफिस पे मिलेंगे शार्प। सोचो, सचिन तेंदुलकर जो पूरे दुनिया को टाइम देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस सचिन तेंदुलकर को बोलना है कि आपको मेरी ऑफिस पे कल सुबह 11 बजे आना है। सो नेक्स्ट डे सचिन तेंदुलकर गोज टू हिज ऑफिस। सचिन तेंदुलकर साहब सामने बैठे होते, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बैठे होते। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बोलते हैं कि सर आप मेरे को एक चीज बताओ, एकदम सही जवाब देना और एकदम ट्रूथफुल आंसर देना, आप कौन हो? सचिन तेंदुलकर इज लिटिल बिट शॉक्ड। वो मन में सोचता कहीं ये थोड़ा सा कम तो नहीं होगा इसको। तो सचिन तेंदुलकर बोलते तेरे को नहीं पता, आई एम द बेस्ट क्रिकेटर, आई एम कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूं। बोले नहीं सर, आप क्रिकेटर नहीं है, आप एक्टर है। सचिन तेंदुलकर इज अगेन शॉक्ड। ये आदमी है ना, ही इज नॉट इन हिज सेंसेस। ये क्या बोल रहा है कि मैं एक्टर हूं, मैं इतना अच्छा क्रिकेट खेलता हूं। बोले सचिन तेंदुलकर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को पूछा कि सर आप बताओ, प्रूव करो कि मैं कैसे एक्टर हूं। बोले सर एक बात समझो, आपने एडवर्टाइजमेंट किया? बोले यस। बोले आपने पैसा 10 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट करके कमाए? बोले यस। बोले सर वो टाइम पे आपने आपका क्रिकेटिंग स्किल्स के एक्टिंग स्किल्स यूज किया? बोले अच्छा, मैंने तो मेरा एक्टिंग स्किल्स यूज किया ना। बोले सर वही बोल रहा हूं कि आपने जब एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाया उसमें आपने आपका क्रिकेटिंग स्किल्स यूज नहीं किया, क्या यूज किया? एक्टिंग स्किल्स। तो सर हमारे पास एक प्रोविजन है, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 80RR, उसके हिसाब से आपको एक भी रुपए का टैक्स देना बनता नहीं है। 3 करोड़ का टैक्स बचा लिया। दिस इज व्हाट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डज। समझे क्या बोला मैंने? इट इज नॉट जस्ट अबाउट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, इट इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग ऑडिट, उससे ऊपर भी बहुत कुछ है। रिमेंबर दिस। एक कंपनी का नाम बोल रहा हूं, छोटा सा एक क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर देना। अपने कंपनी का नाम सुना होगा मैरिको। मैरिको नाम सुना है? क्या बनाते हैं ये लोग? क्या बनाते हैं ये लोग? बिस्किट्स। कौन सा? मैरीगोल्ड। गलत जवाब, टोटली रॉन्ग। बोलिए। और मैं बोल रहा हूं आप लोग, बहुत सारे लोग अभी भी रेगुलर वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैरिको, नेम ऑफ द कंपनी इज मैरिको। मैं बोल दूं प्रोडक्ट का नाम बोल दूं? पैराशूट। पैराशूट नाम सुना है आपने? क्या मिलता है इनका? हेयर ऑयल। क्या बोलते हैं उसको? पैराशूट हेयर कोकोनट ऑयल। बोले सुना है सर? ये जो कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बनाती थी ना, तो आपको एक बात पता है कि आप जब अपना प्रोडक्ट बेचते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी। ये जीएसटी को क्या बोलते हैं एक्चुअली में? हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज अ फुल फॉर्म। कौन सा टैक्स है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। शाबाश। सो बेसिकली जब आप प्रोडक्ट बेचते हो ना, तब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो ये कंपनी बेसिकली क्या करता था कि ये अपने प्रोडक्ट सपोज 100 रुपए में बेचने को निकाल रहा है, तो ये लोग बोलते थे कि हम लोग हेयर ऑयल बेचते हैं, तो हेयर ऑयल के ऊपर 20% टैक्स लगता था। तभी जीएसटी नहीं था, तभी था वैल्यू एडेड टैक्स। 20% टैक्स चार्ज करेंगे। प्रोडक्ट कितने का हुआ? 120। कस्टमर के हाथ में कितने का जा रहा है? 120। उनके ऑडिटर ने जब उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किया ना, तब वो ऑडिटर सीधा मिस्टर हर्ष जो उनके फाउंडर है, उनके पास जाके बैठे और उनको बोला सर मेरे को एक बात बताओ, ये जो बॉटल है जिसमें कोकोनट ऑयल है, क्या इसको डायरेक्ट खोल के कढ़ाई में डाल के खाना बना सकते हैं? बोले यस। बोले तो सर क्यों इसको हेयर ऑयल में डालते हैं? कैटेगराइज इट अंडर द नेम ऑफ एडिबल ऑयल, क्योंकि हेयर ऑयल में डालेंगे तो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा वेट चार्ज करना पड़ता है, और अगर यही चीज को एडिबल ऑयल में डालेंगे तो कम टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। टैक्स एडिबल ऑयल पे 5% है। अब समझो 120 का प्रोडक्ट कितने का हो गया? 105। आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है?
मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स का टीचर है इसलिए ज्यादा बोलेगा ऐसा। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा है आपने? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस। 120 का प्रोडक्ट था, डिमांड ज्यादा के कम? कम। 105 का हो गया, समझा? दिस इज द वर्क ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। नेम ऑफ द कंपनी, ये है पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेयरी, नेस्ले। वेरी नाइस। इंडिया का कंपनी है कि बाहर का कंपनी? कहां का कंपनी है? कहां पे? स्विट्जरलैंड। वेरी नाइस, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। भाई साहब, नेस्ले का एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है, कुछ गैस करना चाहेगा कोई? किटकैट। एकदम ऑन पॉइंट आंसर है। आउटस्टैंडिंग क्राउड। आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लैप फॉर योर सेल्फ। वेरी आउटस्टैंडिंग। भाई साहब, किटकैट, ये जो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट जब ये लोग पहले बेचते थे, ये लोग क्लासिफाई करते थे खुद के प्रोडक्ट को अंडर चॉकलेट्स। उनके ऑडिटर ने उनको क्या सजेस्ट किया पता है? कि इसको चॉकलेट में कंसीडर मत करो, किस में कंसीडर करो? वेफर। उससे क्या हो गया? प्रोडक्ट पे टैक्स कम, प्रोडक्ट सस्ता। अरे अंडरस्टैंडिंग? पता चला क्या बोला मैंने? यानी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आपको रिटर्न्स फाइल करना ये काम नहीं है, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना ये काम नहीं है। यू हैव टू बी इनोवेटिव। रिमेंबर दिस। देखो, दुनिया में ना दो वर्ड्स है और वो दोनों वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक वर्ड है इन्वेंशन, सुना है आपने? दूसरा वर्ड है इनोवेशन, सुना है आपने? इन्वेंशन मतलब जब हम कोई चीज पहली बार ढूंढते हैं तब, और जो प्रोडक्ट हमारे पास होता है उसमें कोई चेंजेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इनोवेशन। आपने देखा होगा ऐसा, हमारे घर पे पहले जो नल होता था उसको ऐसे घुमाना पड़ता था, अभी वैसे नल की जरूर नहीं है। आप पीवीआर आइनॉक्स में जाओ, सीधा ऐसे नल के ऊपर कोई उसका ढक्कन ही नहीं होता है। हम सोचते इसमें से पानी आएगा कैसे, हाथ ऐसे नीचे रखते पानी आ जाता है कि ना? क्या होता है वो नल में? सेंसर। अपने को मजा आता है, अपने बार बार ऐसा करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, यस और नो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्क इज नॉट टू डू एनीथिंग आउटडेटेड, यू हैव टू बी ऑलवेज अपडेटेड। अगर आप अपडेटेड नहीं है, ट्रस्ट माय वर्ड्स, इवन इफ यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल नॉट बी देयर वेयर यू शुड बी। अब एक बात सोचो, आपने नेस्ले जैसे कंपनी को एडवाइस दिया, आपने मैरिको जैसे कंपनी को एडवाइस दिया, आपने सर सचिन तेंदुलकर जैसे इंसान को इतना बड़ा बेनिफिट करके दिया, वेयर विल बी योर नेम? थिंक अबाउट दैट। People say that this course is difficult, but the amount of respect, देखो पैसा तो सब कमा सकते हैं, बट ये फील्ड में आके आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगा, that will be unparalleled, that will be outstandingly different. आपने सोचा नहीं होगा, that kind of respect you will get from this field. एक लास्ट छोटा सा एक चीज बोलूंगा, प्रोफेशनल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड कम्युनिकेशन। डू यू एग्री टू दिस? एक एग्जांपल बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से और आंसर देना। स्टोरी के एंड में क्वेश्चन पूछूंगा कि सर आपने कभी रिहैब का नाम सुना है? क्या बोलते हैं इसको? रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं नशा मुक्ति केंद्र। सुना है कभी आपने ऐसा? ये जो नशा मुक्ति केंद्र और ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं ना, यहां पे लोगों का एडिक्शन छुड़ाया जाता है। तो ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कुछ 500 पेशेंट्स थे और ये लोग थे ड्रंकर्स। ड्रंकर्स समझ आता है? दोज हु कैन नॉट डू इवन अ सिंगल मिनट विदाउट एल्कोहल, विदाउट ड्रिंकिंग एल्कोहल। तो ये रिहैब में क्या होता है, नॉर्मली इन लोगों को ये आदत छुड़ाने के लिए एक ही मतलब अलग अलग काम में इनको इन्वॉल्व करते हैं, जिससे उनका ध्यान उस तरफ ना जाए। बट ये जो रिहैब के जो मालिक थे ना, उन्होंने देखा कि इन्होंने ये सब काम करवाया लोगों के पास, बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जो चाहिए था कि भाई इनका आदत छूट जाए। 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बट पीपल वेर लीस्ट बॉदर्ड। अभी भी उनको वही वो बोलते ना क्रेविंग, तलब अभी भी लग रही थी। तो इन्होंने क्या किया, एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया और उनको बोला कि आप इनको समझाओ दैट व्हाई यू शुड नॉट ड्रिंक एल्कोहल। तो बोलते ठीक है, आई विल डू वन थिंग, अरेंज एन ऑडिटोरियम, इनको बिठाओ, मैं समझाऊंगा इनको डिटेल में क्यों हमको एल्कोहल नहीं पीना चाहिए।
भाई साहब ऑडिटोरियम सेट होता है, लोगों को बिठाते हैं और वहां पे वो साइकियाट्रिस्ट सब आते हैं, वो एकदम अच्छे से पोडियम सेट करके बोलना स्टार्ट करते हैं, व्हाई यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल। बट आपने एक बहुत कॉमन सेइंग इंग्लिश में सुना होगा, पीपल लाइक टू लिसन व्हाट दे वांट टू लिसन। तो वो तो बोल रहे थे अल्कोहल की बुराई कर रहे थे, और ये तो वो लोग हैं जिनको अल्कोहल जान से भी प्यारा है, तो लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो साइकियाट्रिस्ट साहब ने क्या किया, एक बीच में सेंटर ऑफ द स्टेज एक बड़ा सा एक टेबल लगा दिया, और वो टेबल पे उन्होंने 2 ग्लास रखे, एक में पानी भरा, एक में अल्कोहल भरा, टॉप ऑन टॉप। अब लोगों को इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि वो चीज आ गया उनके सामने जो उनको चाहिए था। एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड इन दैट। उन्होंने अपने बैग में से एक डब्बे में 2 अर्थवॉर्म मतलब समझ आता है, ईयर निकाला, एक को पानी में डाला, एक को अल्कोहल में डाला। जिसको पानी में डाला वो तैरने लगा, और जिसको अल्कोहल में डाला बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर वैसे पूरा डाइसेक्ट हो गया, मर गया वो अर्थवॉर्म। और यहां पे साइकियाट्रिस्ट साहब ने पूछा कि कोई मेरे को बता सकता है कि इस चीज से मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं। तो बहुत सारे लोग सर मैं बोलूं, सर मैं बोलूं, सर मैं बोलूं, ऐसा करने लगते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट साहब एकदम से एक दिन को खड़ा कर बोलते ठीक है आप बोलिए। बोले सर मेरे को एक बात गारंटेड पता चल गया है कि अगर हमको हमारे शरीर के जीव जंतु और कीटाणु मारने हो तो दारू पीना चाहिए। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इज मिसकम्युनिकेशन। भले आपके पास कितना भी नॉलेज हो, इट इज ऑफ नो यूज अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते नहीं है। So what you should work upon from today itself, take it a very clear approach कि आप हर रोज कुछ ना कुछ रीड करिए, because it is said in English, today's readers are tomorrow's leaders। यानी आप अगर नहीं पढ़ेंगे कहीं पे भी जाए, whether it is CA, CS, CMA, whether it is ACCA, CPA, कुछ भी करो, आपका अगर रीडिंग हैबिट नहीं है, trust my words, you are going to go nowhere। That is where the problem starts. So write it, अगर आपके पास बुक है तो लिखो, make it a habit to read every day। As we are talking about that is चार्टर्ड अकाउंटेंसी, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, पता है आपको? एक होता है सीए फाउंडेशन, उसके बाद क्या होता है सीए इंटर, और उसके बाद क्या होता है सीए नाना, देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्टिकलशिप, और उसके बाद होता है सीए फाइनल। करेक्ट? सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। वेरी नाइस। फर्स्ट सब्जेक्ट अकाउंट्स इजी, फिर उसके बाद लॉ, उसके बाद क्यूए बोल के एक सब्जेक्ट होता है। क्यूए पता है क्या होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, और एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। ये नहीं सुना होगा आपने, ये नया है। सुना है आपने? या अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें, क्योंकि इसमें ना क्या आता है पता है आपको? वो जनरल वो आपने सुना होगा लेजर पोस्टिंग, नहीं सुना ना कभी आपने? डेबिट क्रेडिट, फाइनल अकाउंट्स, ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, तो जरा संभाल के इसमें, ठीक है? ये जो क्यूए सब्जेक्ट है ना, इसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब टाइप का डिफिकल्ट टॉपिक होता है। आएगा आप लोग किया है कभी आपने? कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, ये सब चीज किया है? स्टैटिस्टिक्स में किया है? वही चीज है। इकोनॉमिक्स तो काफी डिफिकल्ट है, इसमें डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपने सुना होगा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब टाइप का एकदम डिफिकल्ट चीज आता है। और एक एकदम सिंपल सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। आपको ये पता होगा एवरी पेपर हैज अ सेपरेट वे ऑफ प्रिपरेशन। ये जो कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, अकाउंट्स एंड लॉ, बेसिकली ये सब्जेक्टिव पेपर है, और क्यूए और इकोनॉमिक्स ये दोनों
ऑब्जेक्टिव पेपर है, बट ऑब्जेक्टिव मतलब कि ये 100 मार्क्स के, एवरी पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स, नो डाउट। ऑब्जेक्टिव मतलब अगर क्यूए और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 100 मार्क्स टोटल एमसीक्यू। बट यहां पे ऐसा हो सकता है कि ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, आपने 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड किए और आपके फ्रेंड ने एक भी क्वेश्चन अटेंड नहीं किया, तो भी आपके फ्रेंड के ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। 100 के 100 गलत, एक क्वेश्चन गलत होता है तो -0.25 मिलता है, 100 के 100 गलत मतलब -25। आपके फ्रेंड ने एक भी क्वेश्चन नहीं अटेंड किया, उसके 0 मार्क्स, उसके ज्यादा है ना, ये हो सकता है। बिकॉज इंस्टीट्यूट नेवर वॉन्ट्स टू गिव यू एनी मार्क्स फॉर गेसवर्क, देयर इज नो मार्क्स फॉर गेसवर्क। अगर आप श्योर है तो ही आप पिक करेंगे, यानी देयर इज नेगेटिव मार्किंग विच इज इन्वॉल्व इन दीज टू पेपर्स, ये दोनों पेपर में। और एक्चुअली में ये जो अकाउंट्स और लॉ का पेपर है ये 3 घंटे का होता है, और इकोनॉमिक्स और क्यूए का जो पेपर है वो 2-2 घंटे का होता है। दैट इज हाउ इट इज प्लान। एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर सीए फाउंडेशन पास करना है तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं, मिनिमम 40 मार्क्स। यानी 4 सब्जेक्ट में आप अकाउंट्स में भी 40, लॉ में भी 40, क्यूए में भी 40 और इकोनॉमिक्स में भी 40, तो भी आप पास नहीं होंगे। क्योंकि आपका जो एग्रीगेट टोटल है वो कितना होना चाहिए, 200। बात समझे? यानी 50% आउट ऑफ 400 एंड सब्जेक्ट वाइज एटलीस्ट यू शुड गेट 40, बराबर। यानी ऐसा समझ लो कि आपके तीनों 3 सब्जेक्ट में 50 और लास्ट वाले में आपके 49, तो आपका टोटल हुआ 199। स्टिल यू आर फेल। अंडरस्टैंड दिस। ये चीज आपको याद रखना है कि 50 अपना टारगेट है, 40 अपना टारगेट नहीं है, 50 इज द टारगेट। देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट बेटर थिंग्स, राइट। 40 तो सिर्फ एक मैंडेटरी नंबर है, मिनिमम 40 होने ही चाहिए, और 50% एग्रीगेट वाइज। एक बार आप ये सीए फाउंडेशन क्लियर करेंगे, यू विल टेक अ जंप विच इज कॉल्ड द हार्ट ब्रेन सोल ऑफ द होल कोर्स, जिसको बोलते हैं सीए इंटर। सीए इंटर में थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है। सीए इंटर में टोटल 2 ग्रुप्स होते हैं। 2 ग्रुप्स मतलब सब्जेक्ट को डिवाइड किया होता है। टोटल पहले 4 सब्जेक्ट्स होते थे, अभी 4 नहीं, अभी 3 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है अकाउंट्स, सेकेंड सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ, और थर्ड सब्जेक्ट जिसका नाम है डीटी एंड आईडीटी। डीटी बोले तो डायरेक्ट टैक्स, और आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपका ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 में यू विल सी सब्जेक्ट्स लाइक, एक एफएम बोल के एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके साथ एक कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसके बाद एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑडिट, जो आप करने के लिए बहुत रेडी है वो, और एक लास्ट सब्जेक्ट जिसका नाम है विच इज कॉल्ड कॉस्टिंग। समझे? वंस यू क्लियर, यानी ये भी 100 मार्क्स के पेपर है। आप बेसिकली यानी इन शॉर्ट 600 हुआ, 600 में से आपको मिनिमम 300 स्कोर करना है टू क्लियर सीए इंटर। वंस यू क्लियर सीए इंटर, आपका सीए इंटर का रिजल्ट आया, उसके बाद आप आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हैं। यानी ऑफिशियली आप आपके सोसाइटी में आपके पेरेंट्स ऐसा बोल सकते हैं कि ना हमारा छोकरो हवे ऑफिस जाए छे। ये वो वाला टाइम है। यानी समझ जाओ, ये टाइम पहले हुआ करता था 3 साल, अब हो गया है 2 साल। इट इज 2 इयर्स। नेट में आपको बोल रहा हूं, नेट 2.5 इयर्स होगा, बिकॉज वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देन ऑल्सो यू हैव टू सर्व फॉर 6 मंथ्स, वो आपको करना पड़ता है। तो यानी ऑन एन एवरेज 2 इयर्स गिन के चलो। एक बार वो कंप्लीट होगा देन यू कैन गो फॉर अपीयरिंग सीए फाइनल। सीए फाइनल में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम रहता है, सिर्फ ये सब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाता है और ये बन जाता है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी रेस्ट ऑल थिंग्स रिमेन सेम। अकाउंट्स रिमेन,
law remain, DT, IDT, audit, costing, and instead of FM and SM, it would become strategic financial management. इतना काम है। ये सब काम करने में नेट एक अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर दे। CA फाउंडेशन, CA इंटर, आर्टिकलशिप, एंड वंस यू डू दैट इज योर CA फाइनल ऑल्सो। ये सब करने में नेट कितना साल लगना चाहिए? 4 years। और अगर 6 महीने एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हो तो 4.5 years मैक्सिमम। इसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट वन थिंग इज वेरी श्योर, वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपको बोल रहा हूं यही एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको डिग्री मिलने से पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, क्योंकि दिस इज द ओनली कोर्स इन द होल वर्ल्ड वेयर यू आर गिवन ट्रेनिंग बिफोर यू गेट द डिग्री, बिफोर यू आर क्वालिफाइड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे पहले ही आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। और वो ट्रेनिंग में आपके पास जो एक्सपीरियंस आएगा, द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू विल गेट विल बी वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग। और वही चीज से आपको सीखने मिलेगा व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू विल डू इन दिस होल कैरिकुलम ऑफ CA। सो होपफुली आप सबको पता चल गया क्या बोलना चाहता था मैं, राइट? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट व्हाट इज बीन टोल्ड? एनीबडी इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? क्लियर? आपको पता चल गया क्या काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का? इट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑडिट, मैंने आपको बहुत कुछ समझाया। सो थिंक अबाउट इट, वर्क ऑन इट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल हैंड ओवर द माइक टू विपुल सर। टेक केयर। Thank you, Siddharth sir. Very energetic session. और रियली मैंने अभी जुबे सर को बोला कि स्टूडेंट्स आर रियली स्मार्ट। आप लोग जो आंसर देते हैं ना, उस पर पता चलता है कि आपको क्या पढ़ाया जाता है, स्कूल का क्या एटमॉस्फियर है। 1999 दिसंबर मेरा एक स्टूडेंट था जिसने सुसाइड किया था। तब मैं साइंस में पढ़ा रहा था। तब उसकी मम्मी ने एक बात बोला मुझे कि उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, जैसे हम चाहते थे कि आप उसको लास्ट टाइम मिले। मेरे पास जो पढ़ते हैं उनको पता है मेरा एक अलग रिलेशन है, मतलब क्लास में हम बाप बेटी हैं, मैं इनकी मस्ती करता हूँ, ये लोग मेरे से हंसते हंसते पढ़ते हैं। और उस टाइम पे हमने सोचा था कि कुछ ऐसा करेंगे, तो हर साल मैं मिनिमम 50 to 60 ऐसे सेमिनार करता हूँ जो मोटिवेशन होते हैं, ऐसे ही एंजॉय एग्जाम, हाउ टू क्लियर, हाउ टू बोर्ड एग्जाम अटेंड, ऐसा सब कुछ। और हम गांव-गांव में जाते हैं, और जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें स्टूडेंट्स के आंसर पर से पता चलता है कि स्कूल का एटमॉस्फेयर क्या है। तो मैं लास्ट 22 साल से ये काम कर रहा हूँ, और अगर मैं बोलूँ कि इसमें टॉप 10 स्कूल में नाम देना है तो आपका स्कूल का नाम आज इंक्लूड हो गया है। मतलब सैल्यूट है आपके टीचर्स को, सैल्यूट है आपके मैनेजमेंट को, क्योंकि 2-3 चीज मैं नोटिस करता हूँ। कैसे नोटिस होती है बता दूँ। एक आपके आंसर, दूसरा आपका जनरल नॉलेज, आपको सारी कंपनी का पता था, इनडायरेक्ट टैक्स पता था, एंड थर्ड योर डिसिप्लिन। मतलब ऐसा नहीं था कि आपको आता है तो आप में कोई एरोगेंस है, एकदम शांति से सबको सुन रहे हो। एंड दिस ऑल आर द क्वालिटीज ऑफ प्रोफेसर। बराबर? तो सीए जब आप करते हैं तो ये सब जरूरी है, डिसिप्लिन। आपको शायद पता नहीं है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड टफेस्ट कोर्स है सीए। बट मेरे यहां से जो 10th में 7th अटेम्प्ट इन 10th स्टैंडर्ड, वो सीए करके निकले। एक आपके अंदर डिसिप्लिन आता है। जैसे आपने ऐसी एडवर्टाइज देखी होगी, अगर आपको हार्ट के ब्लॉकेज ये है तो पूरा पैकेज इतने में होगा। पता है हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि 1 लाख में पूरा। आपने कभी ऐसी एडवर्टाइज देखी है, एक ऑडिट कराओ तो दूसरा ऑडिट फ्री? देखा है कभी सीए के? अगर हुआ तो उसका सर्टिफिकेट जब्त हो जाएगा, सरेंडर। वो डिसिप्लिन कोर्स है, और सीए की वैल्यू नहीं है, वैल्यू इसकी है। आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हम लोग वर्ल्ड में कौन से नंबर पे पहुंच गए? इन 2030 तक
हम लोग फर्स्ट पहुंच जाएंगे। और इससे फायदा क्या है, जैसे आप इंडिया के डॉक्टर हो तो दूसरी कंट्री में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वहां की एग्जाम देनी पड़ती है। बट आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो 56 कंट्रीज ऐसी है जहां पे कोई एग्जाम दिए बिना आप डायरेक्ट वहां प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, हमारे कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनकी 4 देश में प्रैक्टिस चलती है, 4 कंट्री में उन्होंने अपनी ब्रांच ओपन की। मतलब ये वो है जो आपके हर एक ड्रीम को पूरा कर सकता है। 4-4.5 साल आपको पढ़ना है। अभी सर ने जैसे बोला फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट कितना पढ़ना पड़ता है, तो आपके पीछे ही बैठे होना स्टूडेंट्स 4-4.5 घंटे की क्लास होती है और हम लोग उनको स्टडी प्लानर देते हैं और वो 2-3 घंटे आपको पढ़ना है डेली, 3 to 4 आवर्स अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो। बाकी सब नीट से पहले ऐसा होता था कि 1% रिजल्ट आता था, वो सही बात है, वो पहले की बात है। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो लास्ट ईयर सीए फाइनल का रिजल्ट 23% है। कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? 1950, उससे पहले ये आया। एंड द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज गोपाल दास। आज भी जब आप सीए बनते हो तो उसमें इनका नाम आता है। 30 मेंबर्स, यानी 1949 में 30 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे ओनली। आज वो नंबर पहुंचा है 3,76,000। मतलब 1949 से आज तक भारत में कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं? कहीं तो ऊपर गए, कहीं फॉरेन चले गए। एट प्रेजेंट 1,20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रैक्टिसिंग। जैसे सर ने बोला पोपटलाल, तो वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। प्रैक्टिसिंग मतलब जो ऑडिट कर सकता है, पोपटलाल ऑडिट नहीं करता। जेके सासर वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो बिजनेस में, बराबर। तो जैसे करीम सर से मिले तो उस दिन आप, वो करीम सर इज द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसे भारत में 1,20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कितने? और भारत को रिक्वायरमेंट है 10 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब नेक्स्ट 200 साल तक जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे सबकी रिक्वायरमेंट। अच्छा, आपको लगता होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऐसा क्या होता है? दुनिया का एकमात्र ऐसा कोर्स है जो डिग्री देने से पहले आपकी ट्रेनिंग करता है, यानी स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, तीनों मिल जाते हैं। मेरे ऐसे 10-12 नहीं, हजारों स्टूडेंट जो सीए फाइनल हुए ही नहीं है, सीए फाइनल की एग्जाम नहीं दिए, बट आर्टिकलशिप हो गई और उनकी प्रैक्टिस चल रही है। एटीसी नाम का एक सर्टिफिकेट आता है, दैट इज अकाउंटिंग टेक्नीशियन सर्टिफिकेट। अगर वो आपके पास है, उसमें आपको इंटर क्लियर करना पड़ता है और 2 साल की आर्टिकलशिप, तो आप लीगली कहीं पे भी ऑडिट कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो और उसी में से 50,000 लाख तक कमा सकते हो। और ये 4 साल आपको अपनी कैरियर के लिए देने चाहिए। समझ में आया? आप कभी भी एडवाइस दो तो उनकी लो जो पॉजिटिव है। बाकी दुनिया में ऐसा होता है कि होता कुछ है, हमारे पास पहुंचता कुछ। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे यार चिंता मत करो, तो टेंशन में क्यों करो? तो मैं थोड़ा बैठे बैठे सब जो ना एक्सरसाइज करवाता हूँ। चलो कितने काउंट करो तो ये नहीं, तो एक आर्यभट्ट बुला रहता है। बस बराबर। अब हमें गेम खेलते, आपको बैठे बैठे मजा लेना है। ओके, आपको खेलना है, देखेंगे सब में कुश्ती करनी है मेरे साथ। अरे उनका मत देख, थोड़ी मैं करूंगा, डरता क्यों? कुछ मुश्किल है, डूबिया पतला शरीर है मेरा। रेडी? अच्छा, जज में हम जुबेर से रखें, बराबर? पक्का? देखो सिंपल सा गेम है। आप सबका फेस इधर होगा, पहले सुनो, इधर होगा, इधर। अब कुछ भी बोले आपको पीछे नहीं देखना, आपको पीछे तभी देखना है जैसे आप फेस इधर करो। अब तू इसको ऐसा बुला, प्यार से बुलाने भाई। अभी तू इसको, इसने इसको बोला ना, उससे जोर से बुला। जो करोगे ना वो झुकते होंगे। अब प्यार से बुला। हाँ, अब देखना है भाई,
समझ में आया? दिमाग इधर रखना, कब पीछे देखना है? नहीं, दूसरी बार नहीं, बाहर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। जब आपका पीछे वाला आपको बुलाए ना तब देखना है, समझ में आया? बाकी नहीं देखना है। अब जैसे फिर से खड़े हो जाओ, बुला, हाँ, तो ऐसे पूरा टर्न कर लेना और उसको देखना है। वो थोड़ी सी एक्टिंग करेगा, वो आपको देखनी है, वो एक्टिंग आपको आगे वाले को पास करनी है। सिंपल, बराबर है? छोटा, समझे कि नहीं समझे? पीछे वाला बुलाएगा, बराबर, जैसे तू इसको बुला, तो वो थोड़ी सी एक्टिंग करेगा, वो आपको देखना है, फिर वो आगे, देन बाकी पीछे मत देखना, घूम जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, थोड़े थोड़े दूर, थोड़े थोड़े दूर, थोड़े थोड़े दूर। चलो रेडी? अब देखने से बेहतर सर आप इधर आ जाओ तो मजा आएगी। मैं एक्टिंग नहीं दिखाऊंगा, लास्ट वाले को खाली। आपको तो इधर ही देखना है, पीछे देखना ही नहीं। पीछे तभी देखना जब पीछे वाला बुला, बराबर? ध्यान इधर, रूल समझ में आ गया ना सबको? ओके, आगे सबका ध्यान। 1 मिनट इधर देखो, पहले मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट, मैं बोला था मत देखना पीछे, मैंने बोला था ना, तो पीछे मत देखना। क्यों देखा तुम्हें? कब पीछे देखना है? हाँ, अब खाली एक्टिंग देख लो एक बार। मैं देखा रहा हूँ एक्टिंग। ओ दोस्त, मैं बोला था ना पीछे बहुत जल्दी है, कब पीछे देखना है? तो क्यों देखा? अरे मैं इधर धरती कम आए तो भी तुझे नहीं देखी। चल भाई, 5th नंबर तो एक्टिंग देख ले। 5th नंबर क्या नाम है उसका? आयुष। अरे देख, बराबर। एक्टिंग एक ही बार दिखानी है, उसको जितनी याद है, बराबर? अब दिखाओ क्या दिखा है पीछे वाले ने? ऐसा दिखाया था मैंने कुछ? मैंने क्या बोला था? इधर क्या आ गया? किसी को याद है मैंने क्या बोला? देखो मैं बता रहा, पहले मैंने ब्रश किया, फिर मेरे पास जितने बाल है उतने सेट किए, फिर शूज पहना, इधर भांगड़ा चालू हो गया, वो तो डांस कर रहा है, ये और ही सिंह, और ये तो ट्रैफिक पुलिस। पीछे आ जाओ, बैठ जाओ, तालियां हो जाए सबके लिए। तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा रहा हूं, यही चीज आपके रिश्ते को बिगाड़ती है। आपके पास पहुंचता कुछ और है और होता कुछ और है। समझ में आया? तो जब तक पूरी बात समझ में ना आए ट्रस्ट मत करना। कोई बोले कि सीए टफ है तो उसको पूछना आपने किया तो नहीं, तो आपको कैसे पता? मेरी काम वाली बोल रही तो ऐसा है। समझ में आया? तो कभी भी सुनी सुनाई बातों पे इज इट क्लियर? अब बोर हो गए होंगे तो शाम तक चालू रखना है, थके नहीं हो? पर हम लोगों का टाइम हो गया है, तो थैंक यू वेरी